पिता की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। गौरव शुक्ला सरेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता गौरव शुक्ला शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा जिला रायबरेली का दायित्व बड़ी ईमानदारी व कर्मठता से निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही वह अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदुत्व शक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। रायबरेली जिले की सरेली विधानसभा को अपना कर्म क्षेत्र बनाने वाले गौरव शुक्ला विज्ञान के छात्र रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में परास्नातक मास्टर ऑफ फिलॉसफी एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल कर वह आज राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। हालांकि वह चाहते तो सभी आम शिक्षित युवाओं की तरह नौकरी में जाकर सुख व सुकून का जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर उनका कहना है कि वह अपना जीवन देश सेवा एवं अपने माता पिता की सेवा को देना चाहते हैं। हम सोच की अलग हटकर समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा एक दिन कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें मिली। जब एक छात्र ने उनसे पूछा कि आप हमें सिखाते हैं देश को आगे बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे आना होगा। यही भावना लेकर या आज समाज के सेवा राजनीति में आए हैं। गौरव जी, एनआईपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं एनआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गौरव जी, कोरोना महामारी अपने पूरे स्वभाव पर है। देश आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, सब कुछ बेपटरी हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, कोरोना महामारी मात्र हमारे इस देश की या क्षेत्र की या प्रदेश की दिक्कत नहीं। कोरोना महामारी एक वैश्विक आपदा है और इस आपदा की वजह से देश ही नहीं संपूर्ण विश्व और उसकी आर्थिक प्रगति बहुत ज़्यादा बाधित हुई है और आर्थिक स्थितियां हर देश की कहीं न कहीं पीछे गई हैं। गौरव जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। छात्रों के भविष्य पर भी कोरोना का व्यापक असर हुआ है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट के स्कूल हों, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाकर इस भरपाई को पूरा करने की पूरी कोशिश की है, पर क्या वास्तव में जो ये सत्र है 2020-21 का, इसकी भरपाई आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से कर पाएंगे? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस विकल्प है और अभी तक हमने या हमारे समाज में या देश में 0.25%, पूरा 1% भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। अचानक इस वैश्विक महामारी के आने के बाद ये ऑनलाइन एजुकेशन, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है जी। और देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन दो तरह से है। एक आपका जो रियल ऑनलाइन एजुकेशन है और दूसरा उसकी व्यवस्था को बनाना। देखिए, मैं व्यवस्था को बनाने वाले दूसरे भाग को मैं अगर डिस्क्राइब करूं, अगर उसे आपको बताऊं, तो आपने एक कॉपी ली या टीचर ने बुक लिया, उसकी फ़ोटो खींची, व्हाट्सएप पे डाला, सोशल साइट पे डाला और बच्चों को बोला बच्चों पढ़ो। गार्जियंस की जिम्मेदारी बढ़ती है। दूसरा एक तरीका होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे गाँवों के लिए भी या कहें शहरों के लिए भी ये व्यवस्था की कि एक दीक्षा ऐप हमारे प्रदेश में चलाया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। उस दीक्षा ऐप में बच्चों को पढ़ाई की समुचित पाठ्यक्रम दिया गया, समुचित व्यवस्था की गई और साथ में जो हमारे काबिल टीचर हैं, जो हमारे लर्नर फैकल्टीज़ हैं, वो उसके माध्यम से बच्चों से जुड़े। गौरव जी, ये बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। आज कोरोना महामारी, उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है, अगर उसका एक तरीके से ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा असर पड़ा है, तो वो है श्रमिक, मजदूर, कामगार, जो पहले गांवों से शहरों की ओर पलायन किए थे, लेकिन आज इस कोरोना महामारी ने उनको शहरों से गांव की ओर फिर पुनः जो है आने पर मजबूर किया है। हालांकि सरकार की योजना है कि हम उन्हें हर हाल में रोजगार देंगे, मनरेगा के तहत या अन्य योजनाएं लाएंगे, लेकिन अभी तक
ये देखने को मिला है कि उनको जो है गांव में रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है सरकार। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पिछले 6 वर्षों से 6 वर्ष पूरे होने वाले जी, देश में जितनी भी पटरी से उतरी व्यवस्थाएं थी जी, उनको लाने का प्रयास कर रही है पटरी पर। दूसरी चीज, हमारी भाजपा की 2 इंजन जी, वाली सरकार है जो प्रदेश को हर तरह का लाभ दे रही है। प्रथम लाभ आपका ये है कि हमारे सेंटर में भाजपा की सरकार है, और द्वितीय लाभ ये है कि हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जी, तो ये जो 2 इंजन वाली गाड़ी है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, ये कहे फायदा मिल रहा है हमारे प्रदेश को कि अभी तक अगर यूपी का सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, झारखंड के मजदूर शहरों में जा रहे थे जी, वो मुख्य शहर थे आपके दिल्ली, मुंबई या पुणे आसपास के, अहमदाबाद मान लीजिए, अहमदाबाद मान लेते हैं जी जी, तो इन शहरों में यूपी, बिहार, झारखंड के लोग जा रहे थे, जी छत्तीसगढ़ के हुए। जी, तो अभी तक 60 सालों तक गवर्नमेंट, या कह सके सरकार कौन चला रहा था? 60 सालों तक जो मुख्यतया कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने नामों पर राजनीति की, कांग्रेस ने राजनीति की, जो उनके नेता थे, भाई आपने देश को आज़ाद कराया, आपने बोला प्रगति की। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देश की प्रगति में हिस्सा नहीं है कांग्रेस का। बेशक आप गवर्नमेंट में रहेंगे, आप सरकार में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। जब देश आजाद हुआ था, यहाँ पर आपको रोकेंगे, एक सवाल आपसे करेंगे, जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस कहती है कि हमने हवाई जहाज तक बनाया है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और जो आपने 60 सालों का नाम लिया, इसमें आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय हैं, पूरे देश के नेता थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड के एक अच्छे प्रधानमंत्रियों में उनकी गिनती होती थी। क्या उन्होंने भी कोई विकास कार्य नहीं किया पूरे देश में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और हृदय में बहुत दिनों से था कि इस बात को कहीं पर चर्चा हो, तो मेरे मन मस्तिष्क में, हृदय में जो बात है उसे जनता के सामने और आप सबके से साझा करो। देखिए, अगर आप सरकार में आते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन मूलभूत चीज क्या होती है? देश के अंदर जो विकास की गति है, जैसे कहा गया कि सुई भी नहीं बनती थी, क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर ना आती तो क्या सुइयां बनना ना शुरू होती? क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पर ही सुई बननी शुरू हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में देश का विकास नहीं किया बल्कि विनाश किया। जो भी देश, चाहे वो चाइना का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, शिमला समझौता हो, हर मामले में कांग्रेस को दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग ठहराते हैं। कहां तक उचित है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ। अगर आप सरकार में रहेंगे 5 साल में कुछ ना कुछ तो करेंगे। 60 साल का बहुत लंबा अंतराल होता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार 13 दिन रही, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, और उनका जो एक कार्यकाल पूरा रहा, उसमें देखिए बहुत देशव्यापी, देश के हित में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए। उसमें आप देखेंगे पोखरण जैसा एक निर्णय लिया, जिसके पीछे एक मजबूत इच्छा शक्ति, जो कार्य एक मजबूत प्रधानमंत्री कर सकता था। और देखिए, भाजपा कहीं न कहीं देश के हित को सरों पर रखती है। भाजपा में ये नहीं है कि अगर एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता जो कि अपने हाथों से अपनी दरी बिछाता था, दूसरों के लिए दरी बिछाता था, सारे कार्य करता था, अपने कपड़े धोता था, सब चीजें करता था, और आज जाके वो स्टेप वाइज आगे जाके आज देश का प्रधानमंत्री बना, प्रधान सेवक बना। तो अगर ऐसी पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो ये सोचना ही असंभव है। क्योंकि कांग्रेस कैसी पार्टी थी? कांग्रेस में आप क्या ऐसे प्रधानमंत्री की अपेक्षा कर सकते हैं जो इस तरह से बेसिक एक एक सीढ़ी चढ़ के गया हो और प्रधानमंत्री बना हो? आज कांग्रेस की दुर्गति के बारे में बात नहीं करना चाहता,
कितनी बुरी दुर्गति है कांग्रेस की। अपने मजबूत जवान कंधे घर छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, उनका तो आरोप है सीधे सीधे कि आप विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ये बोलते हैं कि आपके घर का बच्चा है और उसको पड़ोसी ने खरीद लिया, तो आपने कैसे उसके अंदर संस्कार दिए? जरूर उन संस्कारों में कहीं न कहीं खरीद फरोख्त की भावना को आपने सम्मिलित कर दिया। और मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का द्वार, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हुए हैं जो देश के लिए मन समर्पित करता है, तन समर्पित करता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। नहीं, एक सवाल यहाँ पर आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कोई समय एक तरीके से समुद्र मान लीजिए, जो भी आता है उसमें समायोजित हो जाता है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है या जो उनका मूल कार्यकर्ता है उससे वो हतोत्साहित नहीं हो रहा है? देखिए, राजनीति में हमारे भोजपुरी में, यहाँ पर लोकल भाषा में कहा जाता है कि राजनीति एक छप्पर है जी, और छप्पर अकेले नहीं उठता, उसमें सहयोग लगता है, जनमानस लगता है। और अगर एक से भले दो हो सकते हैं तो दो से भले तीन और तीन से भले चार हो सकते हैं। और अगर एक समूह में बेहतर कोई करना चाहता है और उसे किसी और पार्टी में उसे स्थान नहीं मिल रहा है, उसे देश के प्रति कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं आ सकता? भारतीय जनता पार्टी आज के समय देश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, एशिया की नहीं, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। अब अगर इसमें ये डर हो कि वो आ जाएंगे तो मेरा स्थान चला जाएगा या वो आ जाएंगे तो मेरा स्थान चला जाएगा, ये ऐसा डर निरर्थक है। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के अंदर। चुनाव से पहले राफेल को लेकर के बड़ा हो हल्ला हुआ, कल राफेल भी हिंदुस्तान की सरजमी पे आ गया। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, राफेल को हमारी मुख्य विपक्ष पार्टी, जो कि मैं कहूँगा अपनी नीतियों की वजह से विलुप्त होने की कगार पे है, और उन्होंने उस मुद्दे को, जो कि मुद्दा था नहीं, मुद्दा बनाने की कोशिश की। एक बेहतरीन श्रेष्ठ फाइटर पायलट, कंप्लीट, उसे आप देखेंगे, आप सब नेट देखते हैं और हर इंफॉर्मेशन आज नेट पे उपलब्ध है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने पास किया। बहुत सारी ऐसी उसमें कमियां थी जिनसे, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुझाई। एक टेक्निकल टीम होती है इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज की, एक इंजीनियर्स होते हैं, उसकी एक पूरी एक लर्नड टीम होती है, उसने सुझाया, उसने उसमें चेंजमेंट्स कराए। तो अब आप कोई भी एमिनिटीज लेंगे तो वो पेड होगी, तो इस तरह से उसको दिखाया गया कि नहीं ये घोटाला है, जबकि ये इल्ज़ाम लगाना ही एक घोटाला था। और जनता बहुत जागरूक है, जनता को आज के समय कोई भी बरगला नहीं सकता, उसे विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, और आज हमारी प्रदेश की जनता को विश्वास है, भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर और साथ में योगी आदित्यनाथ जी पर। योगी जी की बात आई है जी। प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था जो है बेपटरी हो गई है। प्रबुद्ध वर्ग से विकास दुबे जी आते थे, हालांकि मेरे मुंह से जी निकल गया है जी। लेकिन चूंकि अब स्वर्गीय हैं तो जी निकल गया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं देश की जनता से। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि प्रबुद्ध वर्ग विकास दुबे के इनकाउंटर से नाराज दिख रहा है। आप भी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग नाराज नहीं है, ये कुछ तत्व हैं जो कह सकते हैं पूर्व की गई हुई सरकारों के तत्व हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी हैं। लोगों का कहना है कि अगर विकास दुबे का एनकाउंटर ना होता तो तमाम ऐसे खादी और खाकी के लोगों का राज खुल जाता, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। इस पर क्या कहें? देखिए, इनकाउंटर करने तो योगी जी गए, लेकिन किया तो योगी जी के सिपाहियों ने कार्य। अब अचानक कोई मुजरिम गाड़ी से भाग रहा है, कहीं पर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, वहां पर ना आप थे ना मैं था। नहीं, मीडिया के लोग हमारे थे, मीडिया के लोगों को बैरिकेडिंग करके रोका गया और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी को पलटाया गया, फिर एनकाउंटर हुआ। उसके पैरों में राट पड़े थे, कैसे वो भाग सकता था? देखिए, अब एक कहानी बनाई जा रही है। अब
मीडिया बोलती है कि ये कहानी पुलिस वाले बना रहे हैं जी। और प्रशासनिक अधिकारी जो भी सीओ थे, जो भी कांस्टेबल्स थे, जो भी इंस्पेक्टर थे, जो भी आईओ था, वो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो वहाँ जहाँ पर आप और हम मौजूद नहीं थे, वहाँ स्पष्ट रूप से आप कैसे योगी जी को नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी अपनी जता चुका है। हालांकि योगी जी ने एक कमेटी भी गठित की है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर योगी जी के, देखिए आपने खुद बताया, अगर योगी जी के मन में ऐसा कुछ होता, वो आला मालिक है, वो कह देते कि नहीं ठीक है, प्रशासन ने जो भी किया ठीक किया, लेकिन उनके मन में निष्पक्ष भावना है। देखिए मैं इस जगह एक बात बोलना चाहूँगा। जी जी। एक वर्ग है जो योगी जी को कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, और एक भाजपा का एक परिवार है, वो समझता है, बहुत अच्छी तरह समझता है कि योगी जी, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के एक मजबूत और बड़े सिपाही हैं, जिम्मेदार सिपाही हैं, वो राजधर्म का पालन करेंगे और वो कहीं भी गलत नहीं होने देंगे। कुछ दिन की अव्यवस्थाएं कुछ अराजक तत्वों ने की, उसका परिणाम भी वे भुगतेंगे। और कि जैसे कि विकास दुबे की बात की, उस विकास दुबे ने नृशंस हत्याएं की, गांव में आए हुए पुलिसकर्मियों का साथ नहीं दिया, उनके साथ सहयोग नहीं किया, और बल्कि उनको जान से मार दिया। ये कहीं भी मानवता में एक अच्छा घटनाक्रम नहीं माना जाएगा। तो विकास दुबे का तो पक्ष पूर्णतः खंडित है। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी और पूर्ण जिस चीज़ की उसे ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, उसका कार्य करना चाहिए। और योगी जी के लिए मैं बोलूँगा, वो अपना कार्य निष्पक्ष ढंग से कर रहे हैं, और देश की जनता को और भाजपा परिवार को और प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि योगी जी ने निर्णयों को सही ढंग से लागू किया, और बहुत जल्द प्रदेश की जो व्यवस्था आप सबको दिखाई पड़ रही है, पटरी से उतर रही है, उसको एक समय लगता है, कहीं उतर नहीं रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, और बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन जैसे था ना, कोई, जैसे योगी जी ने कहा था, यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। मैं इसको इनकाउंटर का पक्षपात नहीं कह रहा हूँ कि पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन उसके मन में अपने आप दहशत हो जाएगी किसी भी तरह का गलत काम। आवारा पशुओं को लेकर किसान बहुत परेशान है। आवारा पशुओं का प्रश्न है तो मैं जनता से बात एक निवेदन करना चाहूँगा जी। प्रशासन और सरकार, चुनी हुई सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। क्षेत्र में भी जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। मैं रायबरेली क्षेत्र से आता हूँ, उसकी विधानसभा शरीनी से। तो रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी जी, मुझे लगता है जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें जनमानस के बीच आकर उसकी समस्याओं का निराकरण, निवारण करना चाहिए। भले उनकी सरकार नहीं है, लेकिन एक सीट के रूप में यहाँ से उन्हें सांसद बनाकर रायबरेली वासियों ने भेजा है। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, राजनैतिक धर्म बनता है कि उन्हें यहाँ पर आकर उन्हें भी इन दिक्कतों को देखना चाहिए। और प्रदेश सरकार की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि हम प्रदेश वासियों को, रायबरेली से में 6 विधायक आते हैं, इसमें एक मनोज पांडे जी ऊंचाहार को छोड़ करके 5 विधायक आपके हो गए। हालांकि आपने 2 विधायक कांग्रेस के छीन लिए हैं। अब कैसे आपने उनको अपने ये कहना गलत होगा। देखिए, विचारधारा के आधार पे अगर देश हित में कोई कहीं वोट करता है या किसी का पक्ष लेता है, तो कहीं से भी इसे ये नहीं कहा जाएगा कि हमने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने सीधा जो है सोनिया जी के ऊपर रख दिया, रायबरेली की सांसद के ऊपर, जबकि 6 में से 5 विधायक आपके हैं। ज़्यादा जिम्मेदारी प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ज़्यादा जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं किसानों के हित के लिए। जी, जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों में अभी इस चुनाव से, जो विधानसभा का आपका चुनाव हुआ है, उससे पहले आप देखेंगे हमारे एमएलसी साहब ने बहुत सारी आपकी गौशालाओं का निर्माण कराया,
और हमारा प्रयास गौशालाओं की बहुत बुरी दुर्दशा है। जी जरा इस पर थोड़ा सा आप जो है, चूंकि सत्ता में हैं आप, तो आप इस पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराइए बिल्कुल। कि गौशालाओं की बहुत बुरी दुर्दशा है। हमारे जो अधिकारी हैं और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गौशालाओं की स्थिति में सुधार आवे। कहीं ना कहीं एक निवेदन मैं करना चाहूँगा हाथ जोड़कर जनता से कि जो ये आवारा पशु है वो कोई भी सरकार या पार्टी छोड़कर नहीं जाती, कि हम आपके पशु हैं। तो अगर कहीं पर एक फीमेल होती है तो हम उसे पाल लेते हैं क्योंकि वो गाय के रूप में आगे दूध देती है, या कहीं पर अगर एक मेल होता है जो कि बछड़ा हो, जो कि बछड़ा कह लीजिए, सांड कह लीजिए, सांड हो जाता है, जी जी, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को, सरकार को और हम आप सब जनमानस को मिलकर एक सामाजिक नीति बनानी होगी, जिससे कि हम अपने के जानवर को इस तरह से ना छोड़ें, जिम्मेदारी पूर्वक हम उसे कहीं पर आगे आने वाले समय में ऐसी योजनाएं बने। मैं सोचता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल करना चाहूँगा। आप राजनीतिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता कह लीजिए, आप नेता कह लीजिए। दूसरी चीज़, आप समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तीसरी चीज़, आप विद्यालय चलाते हैं, कई विद्यालयों के आप प्रबंधक हैं। सबसे बुरी हालत मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनमें खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं, दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तहसील हैं उनके जो अधिवक्ता हैं, और तीसरी चीज़ जो वित्त विहीन नॉन एडेड विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, इस कोरोना महामारी में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं हुआ। न राज्य सरकार ने उनकी सुध ली, न मोदी जी ने उनकी सुध ली। वो बेचारे क्या करेंगे? इस पर आप क्या अपनी सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि उन पर भी कुछ ध्यान दिया जाए? देखिए, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा। रही आम जनमानस की बात, जो कहते हैं रोज कुआं खोदता है रोज कमाता है, नहीं, उसमें मैंने केवल पत्रकार, अधिवक्ता और जो नॉन वित्त विहीन स्कूलों के अध्यापक और छोटे व्यापारी, तीन लोगों आपने रखा। जी, देखिए, मैंने शुरुआत में ही ये बात बोली कि वैश्विक महामारी है, इसमें कहीं ना कहीं हम सबको बहुत पीछे ढकेला है। बहुत नहीं, सरकार, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, सरकार ने बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए किया है। मेरा सवाल ये कि जो ये मध्यम वर्गीय लोग हैं और खास करके 3 तबके के ये लोग हैं, इन पर सरकार ने कोई, मतलब इनके लिए कोई सरकार योजना नहीं लाई। तो ये सवाल मेरा है कि उनके लिए सरकार की क्या भविष्य में कोई योजना लानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, सरकार को लानी ही नहीं चाहिए। सरकार इस पे विचार भी कर रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार आगामी समय में माननीय मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे आने वाले समय में एक पोर्टल, देखिए, अभी शुरू किया गया है जो कि प्रवासी मजदूरों का है। ऐसे ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा जिसमें कि ऐसी योजना बन रही है जिस पोर्टल के माध्यम से हम ऐसे असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को जोड़ेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन जी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी तक आपके इस प्रश्न को मैं पिछले एक प्रश्न से जोड़ता हूँ, 60 साल में क्या किया और क्या नहीं किया गया। देखिए, 5 साल की बीजेपी गवर्नमेंट माननीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही। उन्होंने जितना हो सका किया, लेकिन अब एक स्थायित्व की गवर्नमेंट, एक सरकार भारतीय जनमानस ने दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री चुना है। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मोदी जी बहुत जल्द इस अव्यवस्था को, मैं कहूँगा, जो कि अभी तक बनी रही, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। और मैं आपको इस चीज़ को विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर कोरोना महामारी ना आती तो ये ध्यान अभी भी न जाता इस वर्ग की ओर, क्योंकि ऐसी महामारी आ गई जिसके बाद ये अचानक ये बातें उठने लगी कि इस वर्ग का कोई नहीं है। तो इस वर्ग के लिए भी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत अच्छी योजनाएं इस वर्ग के लिए आएंगी। रही बात, आपने शायद आपका दूसरा प्रश्न किस बारे में था? 3 वर्गों के बारे में? नहीं, इन्हीं 3 वर्गों के बारे में था कि ये 3 वर्ग। जी, आगामी शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है आगामी दिनों में। जी, आप शिक्षक भी हैं और आप स्नातक भी हैं। जी, जी।
मेरे हिसाब से दोनों जगह आप जी, क्योटर होंगे। कैसा विधायक चाहते हैं आप? देखिए, विधायक ऐसा हो क्षेत्र का जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षक विधायक का जो नैतिक कर्तव्य है वो उसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उठ रही अनियमितताएं, उपज रही अनियमितताओं को जो अपना कार्य क्षेत्र है अधिकारियों से और जो पब्लिक का मंच है वहाँ पर रखना और उसका निराकरण कराना। आगामी चुनाव में वो चाहे स्नातक का हो, भारतीय जनता पार्टी से स्नातक चुनाव में माननीय अवनीश कुमार जी आ रहे हैं एवं जो कि मेरे ख्याल से वो प्रत्याशी हैं, और उमेश द्विवेदी जी आ रहे हैं शिक्षक MLC। वो तो MLC हैं भी ऑलरेडी, हैं भी जी, और वो आ रहे हैं। तो उनके साथ क्योंकि मुझे इस क्षेत्र का कार्यभार भी मिला हुआ है और सरीनी विधानसभा का कार्यभार भी देख रहा हूँ और साथ में जिले स्तर पर भी कार्य कर रहा हूँ शिक्षा में और शिक्षक टीम के साथ शिक्षक प्रकोष्ठ में। तो मैं देख रहा हूँ कि उमेश जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, उन्होंने ये नहीं देखा कि पार्टी किसकी है, वो सत्ता में है या नहीं है, ये नहीं देखा। उन्होंने मुद्दों को बहुत ही मजबूती से उठाया और इसी एक उनकी क्वालिटी की वजह से उन्हें भाजपा सरकार ने उनको प्रत्याशी के रूप में चुना। उनको जहां ज़रूरत पड़ी उन्होंने योगी जी से बात करके उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भी, उन्होंने कहीं न कहीं पर कोई अनियमितता हुई उसको भी उठाया और साथ में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट ना हो इसका भी प्रयास किया। अब रही बात मुद्दों की, तो कुछ वित्त विहीन के मुद्दे हैं जो कि हम सब जानते हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिला के कह रहा हूँ, उमेश जी ने ये बात पार्टी मीटिंग में भी कही है और रखी है कि हम इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और वित्त विहीन शिक्षकों का मामला इसका निराकरण कराएंगे। उनके लिए मानदेय और जो भी उन्हें रेगुलराइज करने का मामला है उसे आगे लेके आएंगे, रखकर सॉल्व भी कराएंगे, उसका निराकरण कराएंगे। आप राजनीति में आए हैं, आगे की क्या रणनीति है आपकी? क्या आप विधानसभा का या MLC का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति मेरे लिए रण नहीं है, राजनीति मेरे लिए कर्म क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है और मेरा मानना है कि मुझे जनता के बीच रहना है। जनता के बीच उठ रहे कोई भी मुद्दे को उसे अपनी पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे छोटा अपने आप को सिपाही समझता हूँ, एक मजबूत सिपाही समझता हूँ और सर्वप्रथम इस देश का एक बेटा समझता हूँ। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे जो भी कार्य करना पड़ेगा उनमें जनता के बीच जाकर उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जो भी आगे तय करेगी जनता वो करूंगा, जो जनता निर्देश देगी वो करूंगा। कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। NIP न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करो जी, नमस्कार।